आज की कहानी का शीर्षक है शादी के बाद वाला अफेयर भाग 4। पिछले भाग में हमने देखा कि आरती के सवाल का जवाब अब भी करण ने नहीं दिया कि उसे आरती का नाम कैसे पता है। आरती के इस सवाल पर करण ने उसे टाल दिया, लेकिन आरती ने ये मन में ही तय कर लिया है कि अब वो अपने सवाल का जवाब हर हाल में लेकर ही रहेगी। अब आगे आरती कंपटीशन से घर आ गई। घर पर साहिल अभी भी नहीं पहुंचा था। माँ जी आरती का इंतज़ार करते हुए सोफे पर ही बैठी थी। आरती जल्दी से घर के अंदर आ गई। माँ जी काफ़ी गुस्से में लग रही थी। आरती अंदर आते ही बोली, सॉरी माँ जी, मुझे आज बहुत ही देर हो गई। वो सभी बच्चों को अपने अपने पेरेंट्स के हवाले करने में ज़्यादा देर हो गई। कुछ बच्चों के पेरेंट्स लेट पहुँचे स्कूल अपने बच्चों को लेने के लिए, इसीलिए उनके आने तक रुकना पड़ा। सॉरी माँ जी। ठीक है, अब जाओ और खाना बनाओ जल्दी। मेरा बच्चा थका हुआ अभी पहुँचेगा घर और इतनी देर हो गई लेकिन अब भी खाना नहीं बना है। अब जाओ जल्दी। जी माँ जी, मैं अभी खाना बनाती हूँ। आरती शांति से बोली। साहिल के माँ को सिर्फ साहिल की तकनीकी पड़ी थी, लेकिन उन्हें एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि आरती भी पूरा दिन थक गई होगी। आरती सच में आज बहुत थक गई थी। उसे ना खाना बनाने की इच्छा थी और ना ही खाने की। शादी से पहले कितना अच्छा था। तब कभी आरती ऐसे थक के घर आती तो उसकी माँ आते ही उसे चाय पानी देती, उसके लिए पहले से खाना बना कर रखती और कभी कभी तो अपने हाथों से खिला भी देती थी। आरती को ये सब याद करके रोना आ रहा था, लेकिन यहाँ उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं था। वो जिए या मरे, किसी को कोई लेना देना नहीं था। आरती ने वैसे ही रोते हुए खाना बनाया। मासूम से आरती की ज़िंदगी में ये सारी बातें अचानक से उसके नसीब में आ गई थी। इसमें उस बेचारी का क्या दोष था। पापा ने उसे बिना पूछे ही तो उसकी शादी करवा दी थी। आज उसे अपने पापा पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। आरती ने सबके लिए खाना परोसा। साहिल अब ऑफिस से लौट आया था। तभी खाना खाते हुए उसने आरती से पूछा कि कब पहुंची घर। आरती झिझकते हुए बोली, वो साहिल थोड़ी देर हो गई आने में। तभी माँ जी बोली, थोड़ी देर? अरे थोड़ी देर कहा, तुम्हारे आने से 1 घंटा पहले ही तो आई है ना। तभी साहिल गुस्से से प्लेट को धक्का देते हुए खड़ा हुआ और बोला, मेरे आने के 1 घंटे पहले, मतलब कि तुम्हें आने में 8 बज गए। और उसने गुस्से में वही उसके पास खड़ी आरती का मुंह अपने हाथ से पकड़ लिया और बोला कि तुम्हें मैंने पहले भी बताया है कि हमारे घर की औरतें इतनी देर तक बाहर नहीं रहती। एक बात क्या तुम्हें 1000 बार बोलनी पड़ेगी? हाँ बोलो। तभी आरती की सास उठी और बोली, अरे बेटा माफ़ भी कर दो, फिर से नहीं करेगी ऐसा। माँ जी को आरती की कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन आरती को समझ नहीं आ रहा था कि माँ जी उसकी तरफ से कैसे बोल रही है। तभी साहिल ने आरती का मुंह जोर से छोड़ दिया और उसकी बाहों को पकड़कर चिल्लाया और बोला कि अगर ऐसा फिर से हुआ तो जान ले लूँगा तुम्हारी, और गुस्से से वहाँ से चला गया। आरती वहीं पर बैठी सांस बनने तक रो रही थी। थोड़ी देर बाद उसने वैसे ही सब कुछ समेट लिया और उसने सब खाना फ्रिज में रखा और सोने चली गई। सुबह से धूप में बाद में घर आने के लिए भी क्या क्या करना पड़ा, और थक कर जब घर आई तो खाना तो नहीं लेकिन मार नसीब हुई। आरती की खाना खाने की इच्छा नहीं रही थी, इसलिए आरती वैसे ही रोते हुए अपने कमरे में पहुंची। देखा तो साहिल आराम से सो रहा था। आरती को साहिल को देख बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो वैसे ही सो गई। सुबह फिर से उसने सब कुछ समेट लिया और स्कूल चली गई। आरती को देख नीता ने उसे गले लगा लिया और बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर, कल के कंपटीशन के बारे में पता चला। सभी कंपटीशन जीत गए कल बच्चे। सब स्कूल में तुम लोगों की ही चर्चा है। नीता आरती के गले लगकर बोल रही थी। जब वो पीछे हुई तब उसकी नज़र आरती की गालों पर पड़ी। तभी नीता एकदम से बोली, अरे आरती, ये क्या हुआ है तुम्हारे गालों पर? ये निशान कैसे? क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं नीता, वो तो बस ऐसे ही। आरती नीता से छिपाने की कोशिश कर रही थी। तभी नीता बोली, ऐसे ही क्या? ये निशान ऐसे ही नहीं बनते आरती। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम्हें मारा है। कुछ हुआ है क्या आरती? नीता की ये बात सुनकर आरती के आंखों में आंसू जमा हो गए। तभी आरती ने अपना मुंह घुमा लिया और बोली कि नहीं यार, वो मेरे घर में मच्छर बहुत है, उसी ने काटा होगा। ओह, तो अब तू मुझे बताएगी कि मच्छर कैसे काटते हैं? रियली आरती, मैं तुम्हें पागल लगती हूँ। आरती का कोई भी बहाना नीता को समझा नहीं पा रहा था। तभी स्कूल के प्रे की बेल बज गई और आरती को नीता से बचने का बहाना मिला और वो जल्दी से बोली, नीता चलो क्लासरूम में चलते हैं, देर हो रही है। सर ने देखा तो चिल्लाएंगे, चलो। और वो नीता को इतना बोलकर क्लासरूम की तरफ भाग गई। नीता को पता था कि आरती झूठ बोल रही है, लेकिन उसने ठान लिया कि इसके बारे में वो स्कूल छूटने के बाद आरती से ज़रूर पूछेगी। इतने दिनों में वो दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गई थी और अपनी दोस्त की ऐसी हालत नीता से देखी नहीं जा रही थी। उसके सामने आरती का सूजा हुआ और काले पड़े हुए उसके नाजुक गाल, ऐसा चेहरा बार बार सामने आ रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल चल रहा था कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ होगा आरती के साथ। आज स्कूल में करण नहीं आया था।
ये बात आरती के लिए थोड़ी दिलासा देने वाली थी, वरना वो भी आरती से सवाल पूछता और आरती उसे भी कोई जवाब नहीं दे पाती। अब उसे सिर्फ नीता से भागना था। जैसे स्कूल छूटा वैसे आरती नीता से नजरें चुराकर निकल ही रही थी कि नीता ने आरती का हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और बोली, मुझसे भागने की कोशिश कर रही हो क्या? अरे नहीं नीता, ऐसी कोई बात नहीं है, आरती झिझकते हुए बोली। ऐसी बात नहीं तो फिर बगैर मुझे बताए कहाँ जा रही थी? और उसने आरती का हाथ पकड़ा और उसे ऑटो में बिठा के लेके जाने लगी। तभी आरती बोली, नीता मुझे कहाँ लेके जा रही हो? चलो घर चलते, मुझे देर हो रही है। लेकिन नीता ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और उसे एक कैफ़े में लेकर आई। नीता ने दोनों के लिए कॉफ़ी ऑर्डर की और आरती का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, आरती मुझे सच जानना है, आज तुम्हारे गालों पर जो निशान है वो मैंने पहले भी देखे हैं। तब मैंने तुम्हें नहीं पूछा क्योंकि तब हम एक दूसरे को इतना नहीं जानते थे। और कई बार मैंने तुम्हारे हाथ पर भी काले पड़े हुए दाग देखे हैं, जैसे किसी ने हाथ मरोड़ा हो। मुझे आज पूरा सच जानना है। तुम अगर सच में अब मुझे अपना दोस्त समझते हो तो तुम मुझे सच बताओगी, वरना अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। तुम्हें ठीक लगे तो बताओ, वरना जाने दो। नीता बोल रही थी और आरती नज़रें झुकाकर बस नीता की बात सुन रही थी। जब नीता की बात खत्म हुई तब आरती ने नीता की तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी पानी में भरी हुई थी। आरती बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन बोल नहीं पा रही थी, इतना दर्द भरा था उसके दिल में। नीता उठकर उसके पास वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई और आरती को गले लगा लिया। कितने दिनों के बाद आरती के दुख को किसी ने जानने की कोशिश की थी। न जाने कितने दिनों से आरती दिल में इतने सारे गम छिपाते मुस्कुराते हुए जी रही थी। आज उसका सब्र टूट गया था। नीता ने आरती को शांत किया और उसे पानी पिलाया। फिर नीता ने आरती से कहा, अगर तुम ठीक महसूस नहीं कर रही हो तो बाद में बात करते हैं, अभी के लिए छोड़ देते हैं ये टॉपिक। नहीं नीता, अगर आज नहीं बोली तो पता नहीं फिर कभी बता पाऊंगी या नहीं। फिर आरती ने बोलना शुरू किया। अब आरती ने नीता को शादी से लेकर अब तक इतने महीनों में जो कुछ भी उसकी ज़िंदगी में घटा वो सब कुछ बता दिया। आरती की कहानी सुनकर नीता का भी दिल भर आया। उसे सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था आरती के लिए, और साथ में उसे साहिल और उसकी माँ पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर नीता बोली कि इतना सब कुछ तुम क्यों सह रही हो? छोड़ क्यों नहीं देती ऐसे नालायक पति को? कमीनेपन की भी हद होती है। तुम्हारी जगह पर मैं होती तो उस पर पुलिस केस करके उसे डोमेस्टिक वायलेंस के केस में अंदर करवाती और डाइवोर्स भी ले लेती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि तुम इतना क्यों सह रही हो। मारना, पीटना, गालियाँ देना, चिल्लाना, बात बात पर बेइज्जती करना और जानबूझकर तुम्हारे लिए काम बढ़ाने, ये सब बहुत ही ज़्यादा क्रूर है। तुम छोड़ क्यों नहीं देती वो घर? और तुम्हारे माँ पापा को पता है ये सारी बातें? नीता ने सबसे बड़ा सवाल किया आरती से। नहीं, आरती ने जवाब दिया। नहीं, नहीं का क्या मतलब है? तुम्हें अपने घर पर बताना चाहिए। मैं नहीं बता पा रही हूँ नीता। मैंने माँ को बहुत बार बताने की कोशिश की लेकिन उन्हें बता ही नहीं पा रही हूँ। माँ को पता चला तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे और पापा तो मेरी परेशानी कभी समझेंगे ही नहीं। उनके हिसाब से ये परेशानी तो परेशानी है ही नहीं। शादी के बाद तो ये सब कुछ आम बात है। थोड़ी बहुत बहस तो हर घर में होती ही है ना। माँ से कह दूंगी लेकिन पापा को बताने की हिम्मत नहीं है मुझ में, और माँ को पता भी चला तो कुछ भी नहीं कर पाएंगी और उल्टा उन्हें और भी टेंशन आ जाएगा। मैं मेरी वजह से किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती हूँ। शायद अब से यही जिल्लत भरी ज़िंदगी है मेरी। मैंने इस ज़िंदगी से समझौता कर लिया है नीता, लेकिन कभी कभी इन सारी चीज़ों को सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। थक गई हूँ मैं इस ज़िंदगी से, लेकिन मेरे मरने के बाद ही इससे छुटकारा होगा मेरा। आरती रोते रोते बोल रही थी। नीता आरती के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। उसे आरती का ऐसे सब कुछ सहना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। फिर नीता बोली, ये सब कुछ ठीक है, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो। तुम्हारा और तुम्हारे पति का पर्सनल रिश्ता कैसा है? मुझे पता है कि ये सवाल मुझे नहीं पूछना चाहिए, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ अलग ही डाउट हो रहा है। मतलब? आरती बोली। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारी पर्सनल लाइफ तो ठीक है ना? बोलो ना। नीता जोर देते हुए बोली। आरती हंस पड़ी और बोली, पर्सनल लाइफ? तुम जितना बोलने में झिझक रही हो उतना तो कुछ है भी नहीं मेरी पर्सनल लाइफ में। 100 बात की एक बात बताओ तुम्हें नीता, मेरी शादी को लगभग अब 6 महीने होने को आए। इन 6 महीनों के आखिरी 3 महीनों से भी ऊपर हुए होंगे। इतने दिनों में साहिल ने मुझे हाथ भी नहीं लगाया है। जब शादी हुई थी तब भी साहिल ने मुझ में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अब तो साहिल जैसे रात का खाना खाते हैं वैसे ही सो जाते। उन्हें तो पता भी नहीं होता है कि मैं कब आकर उनके बाजू में सो जाती हूँ। अब स्कूल के कारण तो साहिल के उठने से पहले ही मैं स्कूल के लिए घर से निकल जाती हूँ। बोलो नीता, तुम्हें क्या डाउट आ रहा था? तुम कुछ बोल रही थी ना? देखो आरती, प्लीज़ बुरा मत मानना,
नीता बोली। अगर कोई पति अपनी पत्नी में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाता है तो क्या नीता, बोलो। देखो आरती, ऐसे में डायरेक्ट तो कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन फिर भी तुम एक बार जब साहिल सो जाए तो उसका फ़ोन एक बार ज़रूर चेक करना, नीता बोली। मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि साहिल का बाहर कोई अफेयर? और आरती यही बोलते बोलते रुक गई। मैं इसे डायरेक्ट कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन फिर भी तुम एक बार ज़रूर चेक कर लेना ताकि तसल्ली हो जाए कि ऐसा है या नहीं। अगर नहीं होगा तो अच्छा ही है ना, नीता बोली। और अगर ऐसा हुआ तो, आरती ने नीता से सवाल किया। तू पहले चेक तो कर ले, बात का बाद में देख लेंगे। ठीक है, आज ज़रूर देखूंगी। वैसे भी साहिल में आते ही फ़ोन छिपा लेते। कितने दिनों से मेरे दिल में भी यही सवाल चल रहा था। आज पता करके ही रहूंगी। दोनों ने कॉफ़ी पी और दोनों अपने अपने घर निकल गई। जाते जाते नीता आरती से बोली, तुम टेंशन मत लेना, अब से मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आज आरती घर पहुंचकर बस यही सोच रही थी कि ऐसा क्या करे जो साहिल का फ़ोन चेक करने को मिल जाए। उसके फ़ोन को तो पासवर्ड था। उसने ठान लिया था कि आज वो उसके फ़ोन का पासवर्ड ढूंढ कर ही रहेगी। इसीलिए आरती आज साहिल के पीछे पीछे घूम रही थी। साहिल के फ़ोन को पैटर्न पासवर्ड था, इसलिए आरती ने जब साहिल नहाने गया तब उसके फ़ोन को तेल लगा के रखा। उसे फ्रेश होते ही अपना फ़ोन लेने की आदत थी। जैसे ही साहिल फ्रेश होकर आया, उसने हमेशा की तरह अपना फ़ोन लिया और जैसे ही उसने पासवर्ड खोला, आरती ने साहिल को एकदम से आवाज़ दी और बोली, साहिल, माँ जी आपको बुला रही है। साहिल फ़ोन लेकर जा ही रहा था कि तभी आरती बोली, साहिल, स्टोर रूम में से डिब्बा निकालना है। वहाँ कहाँ आप फ़ोन रखेंगे? ऊपर से फ़ोन पर कुछ गिर विर गया तो खामखा प्रॉब्लम हो जाएगी। साहिल ने भी आरती की बात मानी और फ़ोन वहीं छोड़कर बाहर चला गया। साहिल जैसे ही बाहर गया तब आरती ने तुरंत फ़ोन उठाकर एक बाजू से देखा तो उसे एम शब्द का पासवर्ड दिखाई दिया। आरती ने पासवर्ड देख झट से फ़ोन जहाँ था वहीं रख दिया और सोचने लगी कि साहिल ने अपना पासवर्ड एम क्यों रखा होगा। तभी साहिल चिल्लाया, आरती यहाँ आओ। आरती जल्दी से हॉल में आई। तुमने झूठ क्यों बोला कि मुझे माँ ने बुलाया है? माँ ने तो मुझे नहीं बुलाए। अब ये कौन सा नया नाटक है तुम्हारा? साहिल चिल्लाते हुए बोला। वो माँ जी, आप ही बोल रही थी कि साहिल को बोलकर आप स्टोर रूम में रखा डिब्बा निकालने के लिए कहेंगी, इसलिए मैंने उन्हें आपके पास भेजा। आरती बड़े ही मासूमियत के साथ बोली। हाँ आरती, मैंने कहा था, लेकिन अभी नहीं, बाद में। ठीक से सुना करो, माँ जी झुंझलाकर बोल पड़ी। वो बाद में? मुझे लगा कि अभी निकालना है डिब्बा। सॉरी साहिल। आरती साहिल की तरफ देख कर बोली। साहिल आरती को गुस्से से देखते हुए चला गया। आरती ने एक राहत की लंबी सांस छोड़ी। उसका प्लान सक्सेस हो गया था। साहिल ने रूम में आकर पहले अपना फ़ोन देखा। उसे शायद थोड़ा शक हुआ था, लेकिन आके देखा तो फ़ोन अपनी जगह पर ही था। अब साहिल को थोड़ी तसल्ली हुई। आरती अपना रात का काम खत्म कर अपने कमरे में पहुंची तो साहिल हमेशा की तरह सो रहा था। उसका फ़ोन उसके तकिए के पास ही होता था। आज भी वही था। आरती ने पहले ध्यान से साहिल को देखा। साहिल सच में गहरी नींद में था। उसने आहिस्ता से फ़ोन को तकिए के पास से उठाया और बाथरूम में आ गई ताकि आरती की किसी भी हरकत से साहिल की नींद ना खुले। उसने फ़ोन में पासवर्ड डाला तो पासवर्ड एकदम मैच हो गया और लॉक खुल गया। फिर आरती व्हाट्सएप में चैट लिस्ट में पहुंची। व्हाट्सएप खोलते ही आरती का मन सिहर उठा। उसने वैसे ही पूरा फ़ोन चेक कर लिया। पूरा फ़ोन देखते ही आरती अपने घुटनों के बल बैठ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो इस पर क्या करे। ऐसा क्या देखा था आरती ने अपने पति साहिल के फ़ोन में? कौन था उसके चैट लिस्ट में? क्या बातें थी वो जिसे जानकर आरती सुन्न हो गई? जानेंगे अगले भाग में। तब तक कहानी अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।